हेलो एवरीवन। तो बच्चों, जैसा तुम सबने डिमांड किया था कि सर फिज़िक्स के पूरे सिलेबस के फॉर्मूले को एक वीडियो में आप हमें एक्सप्लेन कर दीजिए, समझा दीजिए, जिससे एग्जामिनेशन के पहले बहुत अच्छे से सारे फॉर्मूले हमारे रिवाइज हो जाए और कम टाइम में ही हमारा पूरा फॉर्मूला कवर हो जाए। तो मैंने कहा था ठीक है, इस पर हम लोग एक वीडियो लेकर के ज़रूर आएंगे और इसमें एक हम लोग चेंज भी करेंगे। वो चेंज ये कर रहे हैं हम लोग कि फिज़िक्स में केवल फॉर्मूले से ही क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। अब तक कितना अच्छे से समझ चुके होंगे, कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़रूरी है। हर फॉर्मूले के पीछे कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, कब उनको अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, कब अप्लाई नहीं करना चाहिए, ये सब बातें भी हम लोग को जानना है हर फॉर्मूले में। तो हम लोग फॉर्मूले के साथ साथ उस चैप्टर में उन फॉर्मूले के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी साथ साथ करते चलेंगे। मतलब अ काइंड ऑफ होल रिवीजन तुम्हारा ये रहेगा एग्जामिनेशन के पहले। वन शॉट वीडियो नहीं होगा क्योंकि पूरे सिलेबस को एक जगह गैदर करना फॉर्मूले को बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा। हाँ, सेक्शन वाइज हम लोग कर लेंगे। मैकेनिक्स कर लिया, थर्मो कर लिया, ऑप्टिक्स कर लिया, ऐसे करते करते हम लोग आने वाले 4-5 दिनों में जो है बस वक्त बचे हैं, परफेक्ट टाइम है रिवीजन का, हम लोग सारे पूरे सिलेबस को ही रिवाइज कर डालेंगे। एक बहुत ही रैपिड और परफेक्ट रिवीजन तुम्हारा पूरे कंप्लीट फिजिक्स के सिलेबस का होने वाला है। ठीक है, और वक्त बहुत कम लगेगा इसमें, तुमको तुम्हारे बहुत टाइम बचेगा जिससे तुमको और चीज़ें रिवाइज करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो सेक्शन वाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे और मैकेनिक्स के फॉर्मूले आज तुम लोग को मैं डिस्कस करूँगा कुछ कॉन्सेप्ट्स के साथ, जिसमें सबसे पहला चैप्टर जो हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे वो है तुम्हारा वेक्टर्स का। ठीक है, तो वेक्टर्स के क्या फॉर्मूले होते हैं, उन फॉर्मूले कॉन्सेप्ट्स क्या है, और चलो शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, जैसे फॉर एग्जांपल दो वेक्टर्स ए और बी दिए हुए हैं, तो उनके जो रिजल्टेंट निकालने का मेथड होता है उसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम मेथड ऑफ वेक्टर्स। तो पैरेललोग्राम मेथड में क्या करते हैं, दो वेक्टर्स को ले लिया ए और बी और उनको एक पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड मान करके हम एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर दिए। ठीक है, उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वही डायगोनल उन वेक्टर्स का रिजल्टेंट कहा जाता है। तो दिस इज द डायगोनल एंड रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम मेथड। तो वेक्टर्स के बीच एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। रिजल्टेंट को हम लोग मॉड ए प्लस बी भी कहते हैं, यानी उनके सम का मैग्नीट्यूड। तो सम का मैग्नीट्यूड का मतलब रिजल्टेंट ही होता है। ठीक है, दैट इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जहाँ थीटा होगा वेक्टर्स के बीच का एंगल। तो ऑफकोर्स रिजल्टेंट जो होगा वो थीटा के वैल्यू पर डिपेंड करेगा। अलग अलग थीटा के लिए वेक्टर्स के अलग अलग रिजल्टेंट होंगे। एनीवे, थीटा की बात हम लोग करेंगे, बट रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। रिजल्टेंट कहाँ से पास करेगा, कितने एंगल पे ये होगा। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी से ये रिजल्टेंट फॉर एग्जांपल अल्फ़ा और बीटा एंगल फॉर्म करता है। तो इन अल्फ़ा बीटा का फॉर्मूला भी हमको पता होना चाहिए। तो tan अल्फ़ा जो कि वेक्टर ए से एंगल है, फिगर 6 देख लो, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। याद करने का तरीका क्या है, ये अल्फ़ा एंगल ए से है तो ऊपर बी रहेगा, बी साइन और बी कॉस। ठीक है, और उसमें ए ऐड कर देना है। tan बीटा एंगल वेक्टर बी से है तो ऊपर क्या रहेगा, ए साइन और ए कॉस और बी ऐड कर देना है। ऐसे लॉजिक लगा कर याद कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये अल्फ़ा और बीटा एंगल्स है वेक्टर्स रिजल्टेंट के, दोनों वेक्टर्स के साथ। जैसे मैंने कहा रिजल्टेंट की वैल्यू एंगल पर डिपेंड करती है। तो एंगल के हिसाब से अगर देखा जाए तो जब दो वेक्टर्स के बीच एंगल 0 डिग्री होता है, सेम डायरेक्शन में होते हैं, रिजल्टेंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है। कितनी होती है, तो दोनों का डायरेक्ट सम, सिंपल a प्लस बी। तो जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे तो उनमें कोई फॉर्मूला वाला की जरूरत नहीं है, यू कैन सिंपली ऐड देम डायरेक्टली लाइक a प्लस बी। क्लियर है? ठीक है, अगर बीच का एंगल 180 डिग्री है, वेक्टर्स अपोजिट हैं, रिजल्टेंट की वैल्यू मिनिमम होती है। और कितना होती है, दोनों का डिफरेंस, ए डिफरेंस बी। ठीक है, तो ये हो गया वेक्टर्स की मिनिमम वैल्यू और ये हो गया उनकी मैक्सिमम वैल्यू, मतलब रिजल्टेंट की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू।
तो हम ये कह सकते हैं रिजल्टेंट हमेशा दोनों के डिफरेंस और दोनों के सम के बीच में ही लाई करेगा, कभी उनके डिफरेंस से छोटा नहीं होगा, कभी उनके सम से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो तुम्हें क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करेगा। रिजल्टेंट की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है, ए डिफरेंस बी और ए प्लस बी के बीच रहेगा। कुछ चीज़ें और अगर समझ जाओगे कि ये जो एंगल्स अल्फा और बीटा है ये डिपेंड करते हैं ए और बी के वैल्यूज़ पर। अगर मैं ये कहूँ कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड अगर सेम है, अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है तो रिजल्टेंट एकदम बीच से पास करेगा और ये जो दोनों एंगल होंगे अल्फा और बीटा दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। अगर ये पूरा एंगल थीटा है तो दिस विल बी थीटा बाई 2, दिस विल बी थीटा बाई 2, अल्फा बीटा सेम हो जाएंगे। ठीक है, ये बहुत हमको हेल्प करेगा आगे जब हम लोग वेक्टर्स का एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो अगर वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड सेम होंगे रिजल्टेंट विल पास राइट इन द मिडिल। ठीक है, और अगर कोई वेक्टर बड़ा हो गया छोटा हो गया वहाँ भी याद रखना, जो वेक्टर बड़ा हो जाएगा वहाँ से एंगल छोटा हो जाएगा क्योंकि बड़ा वेक्टर रिजल्टेंट को अपनी तरफ खींचेगा। फॉर एग्जांपल अगर ए वेक्टर बड़ा है बी से तो अल्फ़ा छोटा हो जाएगा, बीटा बड़ा हो जाएगा। अगर वेक्टर बी बड़ा है तो बीटा छोटा हो जाएगा, अल्फ़ा बड़ा हो जाएगा। तो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है अल्फ़ा बीटा ये इनके वैल्यूज़ पर डिपेंड करेगा कि ए बड़ा है कि बी बड़ा है या इनके बीच क्या रिलेशन है। ठीक है, अच्छा अब ये तो हो गया उनके सम का मैग्नीट्यूड। अगर वेक्टर के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकालना हुआ तो अगर उनको मॉड ए माइनस बी निकालना हुआ तो उसका फॉर्मूला सिंपल सा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। जो फॉर्मूला तुम्हारा प्लस है बस वहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2ab कॉस थीटा। मॉड ए माइनस बी दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर। अगर दो वेक्टर हमको दिए हैं और हमें एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में कंपोनेंट फाइंड करना है तो कैसे निकालेंगे सर? तो कंपोनेंट का पहले मतलब क्या होता है, देखो दो वेक्टर्स ए और बी दिए हैं उनके बीच एंगल अगर थीटा है तो कंपोनेंट का मतलब अगर हमको वेक्टर ए का वेक्टर बी में कंपोनेंट फाइंड करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वेक्टर ए से वेक्टर बी के ऊपर एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, जिसका कंपोनेंट फाइंड करना है उससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे उस वेक्टर के ऊपर जिस डायरेक्शन में कंपोनेंट फाइंड करना है। तो हमें वेक्टर ए का वेक्टर बी में कंपोनेंट फाइंड करना था तो हमने ए से बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। तो ये जो प्रोजेक्शन मिला यही कहलाता है वेक्टर ए का वेक्टर बी में कंपोनेंट। ठीक है, और अगर बी का ए में निकालना होगा तो बी से ड्रॉप करोगे परपेंडिकुलर ऑन ए तो जो प्रोजेक्शन मिलेगा वो होगा बी का ए में कंपोनेंट। फॉर्मूला क्या होगा इसका? फॉर्मूला होगा अगर ए का कंपोनेंट बी में निकाल लो तो ए डॉट बी बाई बी स्क्वायर इंटू बी कैप। बी का अगर ए में निकाल लो तो ए डॉट बी बाई ए स्क्वायर इंटू ए कैप। ठीक है, याद करने का तरीका क्या है, दोनों में ए डॉट बी आएगा, क्लियर है, दोनों में ए डॉट बी आएगा। अगर ए का कंपोनेंट बी में निकाल रहे हो नीचे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, अगर बी का ए में निकाल रहे हो नीचे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और उसी के कैप से मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर है, तो फॉर्मूले को देख लोगे तरीका समझोगे इसमें क्या कैसे इसको याद किया जाए। ये एक फैक्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो एक दूसरे के डायरेक्शन में उनका कंपोनेंट ज़ीरो होगा। अगर बीच का एंगल 90 डिग्री है तो ए का कंपोनेंट बी में, बी का कंपोनेंट ए में हमेशा ज़ीरो मिलेगा। ठीक है, चलो फिर एक और छोटा सा फैक्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर वेक्टर्स का, अगर ये वेक्टर्स तीन वेक्टर्स हैं ए बी और सी जो ऑफ कोर्स कोप्लेनर और नॉन लीनियर होने चाहिए। ठीक है, अगर तीन या तीन से अधिक वेक्टर्स, मान लो अगर तीन वेक्टर्स हैं और ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर हैं, नॉन लीनियर है और इनका जो वेक्टर्स का सम है, रिजल्टेंट है, वो मान लो ज़ीरो है। ठीक है, तो अगर तीन या तीन से अधिक वेक्टर हैं, नॉन लीनियर है मतलब एक लाइन में नहीं है, एक ही प्लेन में है, कोप्लेनर है और उनका सम ज़ीरो है तो उनको मिला करके एक
क्लोज्ड फिगर बनेगा। मतलब 3 वेक्टर का सम 0 है तो क्या बनेगा, ट्रायंगल बन जाएगा, क्लोज फिगर ट्रायंगल बनेगा। 4 वेक्टर का सम 0 है तो यू विल हैव अ क्वाड्रिलेटरल, बट शर्त ये है सम 0 होना चाहिए, वेक्टर्स को प्लेनर होने चाहिए, नॉन लीनियर होने चाहिए, दैट दिस विल होल्ड गुड। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, अगर बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की, तो स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, जैसे कि हम जानते हैं कि दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट का मतलब जब उनका प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा, स्केलर प्रोडक्ट होगा, ए डॉट बी, उसका फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी एंड कॉस ऑफ थीटा, जहाँ थीटा क्या होगा, उन वेक्टर्स के बीच का एंगल। ठीक है, ये फॉर्मूले से तुमको डॉट प्रोडक्ट निकालने भले ना आए, मगर इससे एंगल निकालने के लिए बहुत आता है। तो कभी भी वेक्टर्स के बीच अगर एंगल फाइंड करना हुआ, हमेशा इस फॉर्मूले के पास जाना, cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी बाई मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। ठीक है, अगर दो वेक्टर्स दिए हैं, इनके बीच का एंगल फाइंड करो, याद रख लेना डॉट प्रोडक्ट से हमको एंगल मिलता है। ठीक है, क्लियर है, तो इससे ज़्यादा यूज़ तुमको इसका पड़ेगा अगर एंगल फाइंड करना हुआ तो। ठीक है, cos इज इक्वल टू ए डॉट बी बाई मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो जाहिर सी बात है एंगल बीच का 90 डिग्री होगा, ए डॉट बी विल बी 0। फैक्ट्स है, अच्छे से पता होना चाहिए। अगर हम लोग ऑर्थोगोनल वेक्टर्स की बात करें, आई कैप जे कैप के कैप की, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा सर, तो सिंपल तरीका याद करने का, सेम है तो हमेशा 1 होगा, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के इज इक्वल टू 0। डिफरेंट है, आई डॉट जे डॉट के डॉट आई इज इक्वल टू 0, क्योंकि डिफरेंट की जो बीच होगा वो एंगल हमेशा तुम अगर चेक करोगे तो तुमको 90 डिग्री मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, जो फॉर्मूले जो हमको एक वेक्टर्स में याद होने चाहिए। कुछ और फॉर्मूले अब उनको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं वेक्टर में और पढ़ते हैं वेक्टर प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं, जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। तो दो वेक्टर से ए और बी बीच का एंगल थीटा है, तो दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, ये जो चीज़ आएगी वो एक नया वेक्टर होगा, क्योंकि हमको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी ही आने वाली है। उस नए वेक्टर को हम लोग कहते हैं सी। ये जो वैल्यू है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, यहाँ से यहाँ तक इस सी का मैग्नीट्यूड होता है, और ये जो एन कैप होता है वो इस सी का डायरेक्शन होता है। तो दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, जब क्रॉस प्रोडक्ट निकाला तो डेफिनेटली एक नया वेक्टर मिलेगा। अनलाइक डॉट प्रोडक्ट जहाँ स्केलर मिलता था, यहाँ वेक्टर मिलेगा। तो हमको ये बताना होगा कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, उस वेक्टर का डायरेक्शन क्या है। तो ये हिस्सा मैग्नीट्यूड होता है, ये डायरेक्शन होता है। और ये एन कैप डायरेक्शन क्या होता है, एन कैप का डायरेक्शन एक यूनिट वेक्टर है जो ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी कि जो नया वेक्टर सी मिलेगा उसका डायरेक्शन ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। क्रॉस प्रोडक्ट का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है जो हमको अच्छे से पता होना चाहिए कि अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक वेक्टर मिलेगा जो उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होना चाहिए। दिस इज सी, जो ए और बी का जो प्लेन देख रहे हो इस प्लेन के परपेंडिकुलर ही होगा। ठीक है, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, और अगर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स की बात करें, इनके टर्म्स में क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, तो जब सेम होंगे तो हमेशा 0, आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे के क्रॉस के विल बी 0। अगर अलग अलग हैं तो याद करने का तरीका एक सर्किल रूल होता है, आई कैप जे कैप के कैप, एक सर्किल बना दिया, हर दो का मल्टीप्लिकेशन नेक्स्ट वाला, आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई जे। ठीक है, शॉर्टकट तरीका याद करने का। एरो के अपोजिट है तो माइनस जे क्रॉस आई माइनस के, आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस आई। तो इससे हम लोग पता कर सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट इन वेक्टर्स का क्या होगा। ठीक है, शॉर्टकट तरीका है, जल्दी तरीका है। अगर भूल जाए कभी कन्फ्यूज़न के सर क्या था, प्लस था कि माइनस था, फट से सर्किल को ध्यान रखो और निकाल लो कि क्या है उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, चलो। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी कभी कभी आता है एग्जामिनेशन में कि भाई एक पैरेललोग्राम है जिसके दो एडजेसेंट साइड्स गिवन हैं, एडजेसेंट साइड्स,
वो भी वेक्टर के फॉर्म में गिवन होंगे। दिस टू आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो उस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा सर? दैट इज मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी निकाल कर उनका मॉड ले लो, मैग्नीट्यूड ले लो, वो उनका पैरेललोग्राम का तुम्हारा एरिया होगा। ठीक है, मॉड सबको निकालना आता ही है, ए क्रॉस बी सबको निकालने आता है। वो डिटर्मिनेंट मेथड से जो ए क्रॉस बी निकालते हैं हम लोग, उसका फिर मॉड निकाल लेना है। डायरेक्शन कोसाइन भी वेक्टर में बहुत पूछा जाता है। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब एक वेक्टर ले लिया हमने ए, जो इस एक्सिस में स्पेस में कहीं है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो वो वेक्टर ए इन डिफरेंट एक्सिस से जो एंगल बनाएगा उनका कॉस ही डायरेक्शन कोसाइन होगा। मतलब डायरेक्शन बताने वाला कॉस, ऐसा समझ सकते हो। तो मान लो ये वेक्टर ए एक्स एक्सिस से अल्फा, वाई एक्सिस से बीटा और जेड एक्सिस से गामा एंगल फॉर्म कर रहा है। तो इन्हीं एंगल्स का, अल्फा का, बीटा का, जेड का जब कॉस लेते हो, कॉस इन एंगल को नहीं, इनके कॉस को हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। ये फिक्स है कि एक्स एक्सिस से अल्फा ही एंगल बनेगा, वाई एक्सिस से बीटा ही है, जेड एक्सिस वाला गामा ही होगा। ठीक है, बदलना नहीं अपने आप से। फॉर्मूला क्या होगा सर? तो कॉस अल्फा इज, यहाँ वेक्टर नहीं होगा, सॉरी, सिर्फ मैग्नीट्यूड। कॉस अल्फा इज एक्स बाई मॉड ऑफ ए। ठीक है, और मॉड ऑफ ए क्या होगा? मॉड सबको निकल जाता है, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दिस इज देयर। ठीक है, तो कॉस अल्फा इज एक्स बाई मॉड ए, कॉस बीटा इज वाई बाई मॉड ए, वाई बाई मॉड ए, कॉस गामा इज जेड बाई मॉड ए। ठीक है, तो कॉस अल्फा एक्स बाई मॉड ए, कॉस बीटा वाई बाई मॉड ए, कॉस गामा इज जेड बाई मॉड ए। ये तीनों कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को मिला करके डायरेक्शन कोसाइन कहा जाता है। देन इनका जो सम है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू हमेशा 1 होता है, ये फॉर्मूला है। एंड साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये डायरेक्शन कोसाइन से कुछ फॉर्मूले हैं जो तुम्हारे लिए हेल्पफुल होंगे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू, क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं तो। ठीक है, तो ये वेक्टर्स के फॉर्मूले हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग टुवर्ड्स 1 डायमेंशन मोशन। ठीक है, तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि 1 डायमेंशन मोशन में क्या क्या फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहले मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर कोई पार्टिकल एक्सेशन कांस्टेंट एक्सेशन चल रहा है तो उसके लिए क्या फॉर्मूले यूज होते हैं? v इज इक्वल टू यू प्लस माइनस ए टी। याद रखना कि इन फॉर्मूले से तुम्हारे एग्जाम में एक क्वेश्चन बहुत चांस है कि आने वाला है, तो वो ध्यान से इस फॉर्मूले को समझो। इनमें क्या चीज़ें हैं, किसको कैसे यूज़ करना है, कहाँ प्लस, कहाँ माइनस, कहाँ वेक्टर फॉर्म, कहाँ ग्रेविटी वाले फॉर्म, अच्छे से बातों को समझो। सबसे पहली बात कि फॉर्मूले को हमें यूज़ तभी करना है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ पार्टिकल मूव कर रहा हो, तो अदरवाइज़ हमें इन फॉर्मूले को यूज़ नहीं करना है। क्लियर है? अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है, बदल रहा है, तो फिर इन फॉर्मूले का कहीं पर यूज़ नहीं करना है। नाउ v इज इक्वल टू यू प्लस माइनस ए टी में u इज़ इनिशियल वेलोसिटी, सबको पता है। v इज़ फाइनल, जो पूछा जाए हमसे कुछ समय बाद। a इज़ एक्सेलरेशन, जो कांस्टेंट होगा, t इज टाइम। प्लस माइनस इज़ फॉर एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सेलरेशन है तो प्लस, वेलोसिटी घट रही है, डी एक्सेलरेशन है तो माइनस। कभी कभी एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन सीधे ना बोल करके डायरेक्शन के हिसाब से बात कर लेगा, तो डायरेक्शन के हिसाब से बात करें, ध्यान रखना। अगर कभी भी ये वाली कंडीशन तुमको मिली जहाँ पर भी u और a सेम डायरेक्शन में हो, तो इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। फॉर्मूले में प्लस यूज़ होगा अगर क्वेश्चन में u और a सेम डायरेक्शन में है। डी एक्सेलरेशन कुछ अलग थोड़ी है। जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट हो जाता है तो उसी को बोलते हैं डी एक्सेलरेशन, डायरेक्शन के हिसाब से। तो अगर किसी क्वेश्चन में तुम देख रहे हो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट तुमको मिलता है, तो वही डी एक्सेलरेशन का केस होगा। और फॉर्मूले में हम लोग नेगेटिव फिर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जनरली क्वेश्चन को पढ़ करके पता लग जाता है कि भाई वेलोसिटी घट रही है कि बढ़ रही है, तो हमको क्या अप्लाई करना है। जहाँ ये बात क्लियर नहीं लिखी होगी वहाँ डायरेक्शन के हिसाब से बात कर लेंगे। डायरेक्शन के हिसाब से चेक कर लेना कि भाई एक्सेलरेशन वाला केस बन रहा है कि डी एक्सेलरेशन वाला केस बन रहा है। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ ए टी स्क्वायर में एस इस डिस्प्लेसमेंट, इस बात को ध्यान रखना, डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है।
हाँ, अगर कोई पार्टिकुलर स्ट्रेट लाइन चल रहा है तो ठीक है, जो डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट ही होगा, बट ये डिस्प्लेसमेंट शो करता है, इस बात को ध्यान रखें, डिस्टेंस नहीं। यू इज़ इनिशियल वेलोसिटी जो हमको यूज़ करनी है, और प्लस माइनस अगेन सेम केस है, एक्सलेशन होगा तो प्लस, डी एक्सलेशन होगा तो माइनस। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, यू इज़ इनिशियल वेलोसिटी मगर हमारी क्वेश्चन की नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पार्टिकल t इज़ इक्वल टू 0 से t इज़ इक्वल टू 10 सेकेंड तक मूव कर दो, क्योंकि मैंने पहले कहा था सिर्फ फॉर्मूले बताना मेरा मकसद नहीं है कि तुमको फॉर्मूला लिखवा दूँ और तुमको फिर से समझा दूँ, वो तो बुक में लिखा हुआ है, तुम देख सकते हो। उन फॉर्मूले में चीज़ों को यूज़ कैसे करना है ये भी थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, तो ही उन फॉर्मूले को जानने का और इस वीडियो का तुमको फ़ायदा होगा। वरना सारे फॉर्मूले बुक में भी लिखे हुए हैं, तुम उसको देख सकते हो, तो समझो फॉर्मूले में क्या चीज़ क्या है। फॉर एग्जाम्पल, एक पार्टिकल t इज़ इक्वल टू 0 से t इज़ इक्वल टू 10 सेकेंड तक मूव करता है, मगर हमें उसका डिस्प्लेसमेंट t इज़ इक्वल टू 3 से t इज़ इक्वल टू 7 तक सेकेंड तक का मुझको चाहिए। तो मैं इस इक्वेशन को t इज़ इक्वल टू 3 पर लगा दूंगा अगले 7 सेकेंड तक के लिए, मतलब आई मीन 4 सेकेंड तक के लिए, ताकि 7 सेकेंड तक पहुंच जाए। तो यहाँ जो u होगा t इज़ इक्वल टू 3 सेकेंड वाला यूज़ होगा। क्वेश्चन वाला t इज़ इक्वल टू 0 पर यहाँ भी कुछ ना कुछ u दिया होगा, मगर वो क्वेश्चन का इनिशियल वेलोसिटी है, तुम्हारा नहीं। तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी 3 सेकेंड पर जो होगा वही होगा। तो इस इक्वेशन को अगर मैं यहाँ लगाऊंगा t इज़ इक्वल टू 3 सेकेंड पे, तो यहाँ जो वेलोसिटी होगी वो यहाँ पे लोग रखेंगे, इस बात को ध्यान रखना। तो क्वेश्चन में इनिशियल क्या दिया है, लेट इट बी। हमें क्या इनिशियल चाहिए वो डिपेंड करेगा हम इस इक्वेशन को किस टाइम पर अप्लाई कर रहे हैं। जिस टाइम पर अप्लाई करोगे उस टाइम का ही यू तुमको यूज़ करना है। अगर तुम t इज़ इक्वल टू 0 पे इसको अप्लाई करोगे तो t इज़ इक्वल टू 0 का जो इनिशियल होगा वो यहाँ पर रखाएगा, ठीक है। प्लस माइनस समझ रहे हो, फॉर एक्सेशन एंड फॉर डी एक्सेशन रेस्पेक्टिवली। अगेन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस माइनस 2s में u इज इनिशियल, v इज फाइनल, a इज एक्सेशन, s इज अगेन डिस्प्लेसमेंट, प्लस एक्सेशन के लिए माइनस डी एक्सेशन के लिए अच्छे से पढ़ लोगे, बात समझ में आ जाएगी कि हमके प्लस है कि माइनस यूज़ करना है। फोर्थ इक्वेशन थोड़ा सा अच्छे समझना कि ये जो इक्वेशन है वो डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा इन टीएथ टाइम, इन टीएथ सेकेंड। जैसे डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन 9th सेकेंड, 7th सेकेंड। तो इस कंडीशन में चौथे फॉर्मूले का यूज़ करोगे। और ये जो हम लोग डिस्प्लेसमेंट यहाँ पढ़ते हैं ये होता है डिस्प्लेसमेंट इन टी सेकेंड्स, ठीक है। तो इन टी सेकेंड्स और इन टीएथ सेकेंड या टीएथ टाइम, इस बात में अंतर समझना। डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड, इन 5 मतलब पूरे 5 सेकेंड, सेकेंड इक्वेशन को यूज़ करना होगा। डिस्प्लेसमेंट इन 5th सिर्फ 1 सेकेंड, 5वां वाला 1 सेकेंड, चौथे फॉर्मूले को यूज़ करोगे। तो इन दोनों में बहुत सिंपल सा डिफरेंस है, समझ जाओगे कहाँ पर कैसे यूज़ करना है। इन टी सेकेंड्स, इन टीएथ सेकेंड, चौथा और दूसरा, ठीक है। एक बात याद रखना, यहाँ जो u होगा वो हमेशा t इज़ इक्वल टू 0 वाला होता है। ये तो u डिपेंड करेगा हमारे ऊपर, हम कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, 2 सेकेंड 3 सेकेंड। लेकिन यहाँ वाला जो u है चौथे इक्वेशन में, चाहे तुम 5th का निकालो, 7th का निकालो, 9th का निकालो, 100th का निकालो, ये जो u होगा हमेशा t इज़ इक्वल टू 0 वाला होगा। इस बात को ध्यान रखना, ये u और ये u में थोड़ा सा बेसिक फ़र्क है, क्लियर है। 100th सेकेंड का भी तुमसे अगर पूछेगा 100वें सेकेंड में चला गया डिस्प्लेसमेंट, 50वें सेकेंड में चला गया डिस्प्लेसमेंट, 19वें सेकेंड में चला गया डिस्प्लेसमेंट, मगर ये जो u होगा हमेशा t इज़ इक्वल टू 0 वाला ही होगा, क्लियर है। बल्कि ये तो चेंज करेगा कि हमको इक्वेशन कहाँ अप्लाई करना है, उसके हिसाब से ये u पुट करेंगे। प्लस माइनस का वही मतलब है फॉर एक्सेशन फॉर डी एक्सेशन, क्लियर है फॉर्मूला, समझ गए अच्छे से। चलते मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेशन जो फॉर्मूला यहाँ पढ़े हैं हम लोग, उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है मोशन अंडर ग्रेविटी, अगर हाइट बहुत ज़्यादा ना हो तो, ताकि ग्रेविटी को कांस्टेंट माना जा सके। तो मोशन अंडर ग्रेविटी अगर हाइट ज़्यादा ना हो तो मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेशन का सबसे परफेक्ट एग्जांपल है। सब कुछ वैसे ही होगा, बस ए के बदले जी कर देना है,
v इज इक्वल टू यू प्लस माइनस जी टी। हाँ, डिस्प्लेसमेंट के बदले हाइट की बात होगी, h इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ जे टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस टू जी एच एज इट इज, h इज इक्वल टू यू प्लस माइनस हाफ जी ब्रैकेट में टू टी माइनस वन। वैसे ही चौथा इक्वेशन है हाइट इन टीथ सेकेंड, मैं लिख दे रहा हूँ, दिस इज द हाइट इन योर टीथ सेकेंड और दिस इज हाइट योर इन टी सेकेंड्स। ठीक है, इस बात को गौर करना है। ठीक है, प्लस माइनस का वही है, एक्सेशन होगा तो प्लस, डी एक्सेशन होगा तो माइनस। हाँ, यहाँ पे समझना होगा, जब तुम किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हो अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगर तुम किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हो अगेंस्ट द ग्रेविटी, वही डी एक्सेशन का केस है, यहाँ पर माइनस यूज़ करते हैं फॉर्मूले में। ऑन दी अदर हैंड, अगर कोई बॉडी नीचे आती है अंडर ग्रेविटी, यही एक्सेलेरेशन का केस है, यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, प्लस। ठीक है, तो अगर बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है अंडर ग्रेविटी, फॉर्मूले में क्या यूज़ करोगे, माइनस। अगर बॉडी नीचे की तरफ आ रही है अंडर ग्रेविटी, फॉर्मूले में क्या यूज़ करोगे, प्लस। बाकी ये वाले यू का वही कॉन्सेप्ट है जो तुमको ये वाला यू मैंने बताया, जिस वक्त पे लगाओगे उस वक्त का यू चाहिए। ये वाला यू का वही कॉन्सेप्ट है जो यहाँ तुमको मैंने बताया, कहीं पर भी लगाओगे हमको टी इज इक्वल टू जीरो वाला यू चाहिए होगा। ठीक है, दिस इज मोशन द ग्रेविटी। इस बात को लोग थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में रहते हैं, कहाँ प्लस कहाँ माइनस। बॉडी ऊपर की तरफ गई है माइनस, नीचे आ रही है प्लस। इसका वेक्टर फॉर्म भी कभी कभी बहुत से क्वेश्चन पूछा जाता है, इक्वेशंस ऑफ मोशन का वेक्टर फॉर्म। लेकिन सर यूज़ कब करेंगे, क्या लिख करके आएगा क्वेश्चन में कि सर वेक्टर फॉर्म यूज़ करना है, बिल्कुल लिख कर नहीं आएगा। तो भैया सर यूज़ कैसे करेंगे, पता कैसे चलेगा। सुनो, ये दोनों केस अगर हैं तो समझ जाना इस कलर फॉर्म यूज़ करना है। यू और ए सेम डायरेक्शन में है या यू और ए अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस कलर फॉर्म यूज़ करोगे प्लस माइनस के हिसाब से। इन केस अगर मान लो ये कहा जाए कि किसी पार्टिकल का वेलोसिटी और एक्सलेशन आपस में परपेंडिकुलर है, तब उस कंडीशन में क्या करेंगे सर, या अगर परपेंडिकुलर ना भी हो, बीच में कुछ एंगल दे दे, वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन के बीच कुछ एंगल है 30, 60 वॉटेवर, इन सब कंडीशन में वेक्टर फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। क्लियर है। ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन में है तो प्लस, अपोजिट है तो माइनस। इन दो के अलावा ये 0 डिग्री वाला केस है, ये 180 डिग्री वाला केस है। तो 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़ कर कुछ भी आ जाए 30, 60, 90, हमेशा तुमको वेक्टर फॉर्म यूज़ करना है। वेक्टर फॉर्म यूज़ करने का मतलब वैल्यूज़ को वेक्टर का फॉर्म में लिखना होगा। वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर u प्लस 80, यहाँ प्लस माइनस नहीं, यहाँ प्लस माइनस नहीं। अब तुमको सर क्यों, तो जब तुम वेक्टरली ऐड करते हो तो प्लस माइनस का इफेक्ट अपने आप वहाँ पे आ जाता है। वेक्टर्स में प्लस माइनस का मतलब नहीं होता, बस प्लस कर दीजिए। अगर वेक्टरली ऐड की होगी तो अपने आप एडजस्ट कर लेगा प्लस माइनस को। ठीक है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वैसे ही होगा, वेक्टर के फॉर्म में लिखना है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2a डॉट एस। तो ये फॉर्मूले हम यूज़ करेंगे जब ऐसी कंडीशन आती है तो। बट यहाँ पर भी वही बात है, एक्सेलेरेशन भैया कांस्टेंट होना चाहिए, अदरवाइज ये भी यूज़ नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहली बात, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट हो। फिर देख लो ऐसी कंडीशन है कि ऐसी कंडीशन है, तो उसके हिसाब से फॉर्मूले को यूज़ करेंगे वेक्टर फॉर्म में। जैसे इसको मैंने एक्स एक्सिस में तो इसको आई कैप बोल दिया, ये वाई एक्सिस में इसको जे कैप बोल दिया। तो आई कैप जे कैप रख करके उनके फॉर्म में ही ऐड करके हम लोग वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वेक्टर फॉर्म यूज़ होगा अगर हम लोग इस टाइप के कंडीशन को देखते हैं तो। ठीक है, तो ये मोशन वन डायमेंशन का कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत चांस तो एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ठीक है, तो चलो अब चलते हैं टुवर्ड्स मोशन इन 2 डायमेंशन की तरफ। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, और अब प्रोजेक्टाइल मोशन के फॉर्मूले को थोड़ा देख लिया जाए। तो फॉर एग्जांपल एक बॉडी जिसको हम लोग थीटा एंगल से यू वेलोसिटी से ऑब्लिकली ग्राउंड से हम लोग फेंकते हैं, तो वो बॉडी ग्रेविटी के इफेक्ट में आकर के एक कर्व्ड पाथ पर चलती है, जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि एक 2 डायमेंशन मोशन का बेहतरीन एग्जाम्पल है। ठीक है, ये सब मोशन अंडर ग्रेविटी परफॉर्म होता है। तो अब ग्रेविटी का इसमें क्या रोल है उसको अच्छे से समझा जाए। पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है, अपार्ट फ्रॉम फॉर्मूला, मैंने पहले ही कहा कि हम लोग सिर्फ फॉर्मूले की बात नहीं करेंगे, इसको कुछ
कॉन्सेप्ट्स भी समझते चलेंगे उस चैप्टर का जिस पर वो चैप्टर पूरा डिपेंड करता है। तो अब यहाँ पर अगर बात किया जाए तो इसमें समझना बहुत ज़रूरी है कि ये दो वेलोसिटी कैसे चेंज करती है। होता क्या है कि यू एंगल है, थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो एंड इसका कंपोनेंट अगर लिया जाए तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। ठीक है, दो कंपोनेंट हो गए। ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये पूरे मोशन के दौरान कभी भी चेंज नहीं करता है, ग्रेविटी इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो चेंज करता है। यहाँ से घटते 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 हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट ज़ीरो हो जाता है। याद रखना, हाईएस्ट पॉइंट पर पे सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होता है, टोटल वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होती है, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जैसा था जितना था वैसा ही रहेगा। ठीक है, आगे वाले पार्ट में ये जो वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो गया था अब वो इंक्रीज करेगा और इंक्रीज करते 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 उसी वैल्यू से गिरेगा जिस वैल्यू से ये चलना शुरू किया था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो पहले हाफ पार्ट में डिक्रीज करके ज़ीरो हो जाएगा, अगले हाफ पार्ट में इंक्रीज करके उसी वैल्यू से ये धरती पर गिरेगा। बट इन बिटवीन यू कॉस थीटा पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इट इज़ यू कॉस थीटा हर जगह पूरे पाथ पर कांस्टेंट रहेगी। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डज नॉट चेंज, वर्टिकल कंपोनेंट पहले हाफ में डिक्रीज, अगले हाफ में सिमेट्रिकली इंक्रीज करेगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन का, इससे बहुत क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बहुत तुमको हेल्प मिलेगा। ठीक है, इस बात को याद रखना। फॉर्मूले की बात करोगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट, इस पूरे मोशन को कंप्लीट करने का जो समय होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा अपॉन जी। u इज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इस पूरे मोशन के दौरान जो मैक्सिमम वर्टिकल डायरेक्शन में हाइट कवर करेगा, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट दैट इज h, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अच्छे से देख लो, फॉर्मूला स्क्वायर है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर करता है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, जिसका फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी है। इस बात को ध्यान रखना, एच में स्क्वायर होता है, आर में 2 थीटा होता है बाई जी। ठीक है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 2 नहीं होगा। अच्छा, अब कुछ बेसिक बातें इनके बारे में। अगर एच की वैल्यू हम चाहते मैक्सिमम हो, बॉडी मैक्सिमम हाइट तक जाए, तो उसके लिए आपको 90 डिग्री पर फेंकना होगा बॉडी को, तब जाकर मैक्सिमम हाइट वो अचीव करेगा। और कितनी होगी वो हाइट, यू स्क्वायर बाई 2g। और अगर रेंज हम मैक्सिमम चाहते हैं, अगर किसी बॉडी को ऐसे फेंको कि उसका रेंज मैक्सिमम हो, तो रेंज मैक्सिमम होने के लिए हमें कितने के लिए फेंकना पड़ेगा, 45 डिग्री पर फेंकना होगा। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, ताकि रेंज मैक्सिमम, और कितना होगा रेंज मैक्सिमम, यू स्क्वायर बाई जी। तो ये दोनों बात याद ना कि रेंज कब मैक्सिमम होगा, कितना होगा, हाइट मैक्सिमम कब होगी, कितनी होगी, मतलब किस एंगल पर होगी। यहाँ पर एक बात और मैं बता दूँ, लिखा नहीं बता दूँ, अगर हम ये चाहें कि किसी बॉडी का हाइट, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, और रेंज दोनों इक्वल हो तो उसको कितने एंगल से फेंका जाए, ये भी छोटा सा फॉर्मूला कह सकते हो। तो ये जो फॉर्मूला होता है बेटा, ये जो एंगल होना चाहिए tan इनवर्स 4 या यूँ कह लो 76 डिग्री। ये भी फैक्ट है, बेसिक्स हैं, इनको भी ध्यान रखना। अगर हम लोग किसी बॉडी को 76 डिग्री पर फेंकेंगे तो उसका हाइट और रेंज दोनों इक्वल होता है। ये फैक्ट है, इसको याद रखना, बहुत काम आएगा। किसी किसी क्वेश्चन में एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, एट व्हाट एंगल द हाइट एंड रेंज विल बी सेम, तो 76 डिग्री या tan इनवर्स 4, थीटा इज इक्वल tan इनवर्स 4। ठीक है, अच्छा, अब ये क्या चीज़ है, अगर किसी प्रोजेक्टाइल को हम दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर फेंकें, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जिनको ऐड करने पर 90 आता है, 30 और 60, 50 और 40, 20 और 70, तो एक थीटा और अगला क्या होगा 90 माइनस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर किसी प्रोजेक्टाइल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर फेंके इक्वल स्पीड से, तो दोनों कंडीशन में रेंज बराबर आएगी। मतलब 30 डिग्री और 60 डिग्री पर रेंज इक्वल होगी, 50 और 40 पर रेंज इक्वल होगी, बशर्ते स्पीड दोनों को फेंकने का सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स हैं, फैक्ट्स हैं, तुमको याद रखना होगा। ये सबसे क्वेश्चन बनते हैं और पूछे भी जाते हैं। फिर चलते हैं आगे, पढ़ते हैं
बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसका ये चीज़, इस पर्टिकुलर चैप्टर का टॉपिक है जो कह सकते हो बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल का जो पैराबोलिक पाथ है उसका इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल जो कि पैराबोलिक होता है। इससे दो टाइप ऑफ क्वेश्चन देखो आता है, या तो इस इक्वेशन को फॉर्म करने को दिया जाएगा या इस इक्वेशन को दे करके बाकी चीज़ें पूछी जाएंगी, हाइट क्या है, रेंज क्या है, एंगल क्या है, वॉटेवर सब कुछ पूछा जा सकता है। क्या ध्यान रखोगे, इस इक्वेशन में दो चीज़ें हमको चाहिए, एक u और दूसरा थीटा। अगर कहीं भी इक्वेशन फॉर्म करने आया कि राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो दो चीज़ खोजना, थीटा और u रख दोगे, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। एक छोटा सा फॉर्मूला ये भी है, अगर किसी बॉडी को हम फेंकते हैं एट 45 डिग्री और बीच में कोई हाइट है, नॉट एग्जैक्टली बीचों बीच, कहीं भी हो सकता है, एक तरफ का डिस्टेंस x1 है, एक तरफ का डिस्टेंस x2 है, तो h इज इक्वल टू x1 x2 बाई x1 प्लस x2 फॉर्मूला भी बहुत हेल्पफुल होता है। अगर तुमको अगल बगल की डिस्टेंस पता है तो तुम ये हाइट फाइंड कर सकते हो विद दिस फॉर्मूला, h इज इक्वल टू x1 x2 बाई x1 प्लस x2। बट याद रखना ये फॉर्मूला सिर्फ तभी यूज़ करेंगे जब एंगल 45 डिग्री होगा तो, ठीक है। और क्वेश्चंस आते हैं इस एग्जामिनेशन में, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो ये था तुम्हारा प्रोजेक्टाइल मोशन के फॉर्मूले। आगे चलते हैं टुवर्ड्स हम लोग सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो अब चलते हैं बच्चों टुवर्ड्स सेंटर ऑफ मास और देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास क्या क्या फॉर्मूले हम लोग को जानने चाहिए इस चैप्टर में। सबसे पहले जिससे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला जाए। अगर किसी सिस्टम में ढेर सारे पार्टिकल्स दिए हुए हैं, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो उस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है। PHU में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पूछे जाते हैं, इससे उसमें होता है कि एक सिस्टम दिया रहेगा जिसमें 3 पार्टिकल 4 पार्टिकल, समटाइम्स 2 पार्टिकल वाला बात भी आ सकता है, उनके सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हमसे पूछा जाता है। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो मान लो एक सिस्टम है जो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, M1 M2 M3 Mn n पार्टिकल सिस्टम है। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ n पार्टिकल्स। n पार्टिकल्स में 2 हो, 4 हो, 10 हो, 1000 हो, 100 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिनके मास M1 M2 M3 Mn हमको दिए हुए हैं। इन मासेस का कोऑर्डिनेट्स भी दिया हुआ है, x1 y1 z1 पहले मास का कोऑर्डिनेट, x2 y2 z2 दूसरे मास का कोऑर्डिनेट, दूसरे पॉइंट का पार्टिकल का मास का जो कह सकते हो। तीसरे पार्टिकल M3 का भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और लास्ट पार्टिकल nth का भी हमें कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। अब इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास भी कहीं ना कहीं होगा, तो मान लो ये इसका सेंटर ऑफ मास है बीच में कहीं। अब इस सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो x y z हमको निकालना है। इन्हीं x y z के मिलने के बाद हमें सेंटर ऑफ मास का पोजीशन पता चल जाएगा कि भाई वो ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास कहाँ पर पे है, किस एग्जैक्ट पोजीशन पर है। तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड अगर हों, जिससे जो पार्टिकल्स के वजह से सिस्टम बना हुआ है उसका फॉर्मूला होगा एक्स सेंटर ऑफ मास अगर निकालना है, एक्स सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट, तो जो जितने भी पार्टिकल्स के मास हैं उनके एक्स कोऑर्डिनेट का मल्टीप्लाई करते चलो, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस mn xn एंड सो ऑन, सबको ऐड कर दो, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस mn xn लास्ट तक, डिवाइडेड बाई टोटल पार्टिकल का मास m1 प्लस m2 प्लस mn। सिंपल सा तरीका है एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करने का, जिसको समेशन के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, सिग्मा mi xi कहाँ से कहाँ चलेगा, पहले पार्टिकल से लेकर के लास्ट पार्टिकल तक सबको ऐड करना है और फिर डिवाइड बाई क्या करना है, टोटल मास। मिल गया हमको सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट। क्लियर है, ठीक है। पार्टिकल इंटू x1, पार्टिकल का मास इंटू x2, थर्ड पार्टिकल इंटू x3, यही तुम्हारा क्रम चलता चलेगा अप टू लास्ट पार्टिकल और सबको ऐड करके डिवाइड बाई टोटल मास। क्लियर है। सिमिलरली वाई सेंटर ऑफ मास निकाल क्या होगा सर, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 एंड सो ऑन mn yn डिवाइड बाई टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3। तो सिग्मा फॉर्म में क्या बोल सकते हैं उसको, समेशन mi yi
एम आई वाई आई पहले पार्टिकल से लास्ट पार्टिकल तक ऐड कर दो और डिवाइड बाई टोटल मास कर दो। सिमिलरली जेड सेंटर ऑफ मास कैसे निकालोगे, m1z1 प्लस m2z2 प्लस m3z3 एंड सो ऑन अप टू लास्ट पार्टिकल। सिग्मा एम आई जेड आई फ्रॉम फर्स्ट टू एंड डिवाइड बाई टोटल मास। मिल गया हमको एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अच्छे से देख लो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। एंड वंस यू गॉट एक्स वाई जेड, इस आर को जो कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर होगा, हम लोग एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसी से क्वेश्चंस आने का चांस है, इसको अच्छे से देखना। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात करोगे तो अगर इस सेंटर ऑफ मास की हमको वेलोसिटी फाइंड करनी है तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जितने पार्टिकल्स हैं उनकी वेलोसिटी देख लो। m1v1 मतलब पहले पार्टिकल का मास, पहले पार्टिकल की वेलोसिटी, प्लस m2v2 दूसरे पार्टिकल का मास, दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी, प्लस m3v3 भी आएगा, प्लस m4v4 भी आएगा, करते करते प्लस mn तक जाओगे, लास्ट पार्टिकल का मास इनटू लास्ट पार्टिकल की वेलोसिटी, और सबको ऐड कर दो डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस mn टोटल मास। एक बात का ध्यान रखना, ये जो समेशन तुम देख रहे हो ये वेक्टर फॉर्म में है, इस बात को ध्यान रखना। जनरली ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो जो मासेस हैं m1 m2 m3 इनकी वेलोसिटीज़ v1 v2 v3 वेक्टर के फॉर्म में दिया रहेगा, लाइक आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में दिया रहेगा। नहीं दिया है तो उनके डायरेक्शन को देखना, कोई नॉर्थ जा रहा है, कोई साउथ है, कोई ईस्ट है, कोई वेस्ट है, डायरेक्शन देखना पार्टिकल्स का, उसके हिसाब से वेक्टर समेशन ही करना। आते हैं ऐसे क्वेश्चंस कि दो पार्टिकल हैं, एक नॉर्थ में जा रहा है, एक साउथ में जा रहा है, बताओ सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या होगा। तो नॉर्थ वाला प्लस लिया, साउथ वाला माइनस लिया, उसके हिसाब से फिर सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी फाइंड करेंगे। याद रखना है इस बात को, ठीक है। वेक्टर्स हमें डायरेक्शन के हिसाब से ऐड करेंगे पार्टिकल्स के वेलोसिटीज़ को एंड डिवाइडेड बाई टोटल मास, यू विल गेट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्लियर है? चलो फिर एक्सेशन की बात करोगे तो किसी भी सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलेरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स पे डिपेंड करेगा। जो बाहर से इस पे फोर्स लगाया गया वही फोर्स क्या होता है बेटा, एक्सटर्नल फोर्स कहा जाता है। जो बाहर से फोर्स लगाओगे तो ACM इज इक्वल टू F एक्सटर्नल बाई M। और अगर क्योंकि इनका जो F इंटरनल है वो हमेशा ज़ीरो होता है इन जनरल, ठीक है। और अगर F एक्सटर्नल भी ज़ीरो हो जाए, अगर हम बाहर से भी कोई फोर्स नहीं लगाएंगे कोई फोर्स बाहर से, तो उस कंडीशन में सेंटर ऑफ मास जीरो हो जाएगा, एक्सेलेरेशन जीरो हो जाएगा। और जहाँ एक्सेलेरेशन जीरो होगा वहाँ वेलोसिटी क्या हो जाए बेटा, कांस्टेंट। तो इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इसका जो वेलोसिटी होगा सेंटर ऑफ मास का वो कांस्टेंट रहेगा। इंटरनल फोर्स से इसके वेलोसिटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। इंटरनल का मतलब जो पार्टिकल्स अंदर ही अंदर आपस में फोर्स लगाएं, तो पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स लगेगा उस फोर्स से ये सेंटर ऑफ मास पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, न उसके पोजीशन पर न उसके वेलोसिटी पर। अगर वो रेस्ट में था तो रेस्ट में ही रहेगा, मूव कर रहा था मूव ही करेगा उसी वेलोसिटी से, जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। इंटरनल फोर्स से याद रखना, बोल दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंटरनल फोर्सेस से सेंटर ऑफ मास के पोजीशन पे वेलोसिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है, इंटरनल तो फ़र्क ही नहीं पड़ता उससे, और अगर एक्सटर्नल भी नहीं है तो सेंटर ऑफ मास को कोई हिला नहीं सकता, जहाँ पे है वो अनंत काल तक वैसे ही पड़ा रहेगा, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि अगर सेंटर ऑफ मास का अपर फोर्स अगर ज़ीरो में लगाऊँ बाहर से तो उसका जो एक्सेलेरेशन है वो कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहेगा। यानी कि रेस्ट में है तो रेस्ट में होगा, मूव कर रहा है तो वैसे ही मूव करता रहेगा, ठीक है। क्लियर है? चलो ये और एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि दो पार्टिकल्स m1 m2 हमको दिए हुए हैं, ठीक है, और इनका सेंटर ऑफ मास मान लो कहीं यहाँ पर पे लाई करता है। दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस टू पार्टिकल सिस्टम। अब हमने m1 को हल्का से इधर शिफ्ट किया, m2 को हल्का से इधर शिफ्ट किया, x1 x2, तो इस सेंटर ऑफ मास पर कोई इफेक्ट ना हो इसके लिए m1 x1 शुड बी इक्वल टू m2 x2।
ये फॉर्मूला होता है। अगर दोनों पार्टिकल्स को मैं मूव किया और सेंटर ऑफ मास अनचेंज है, मतलब जहाँ पे था वहीं पे है, हटा बढ़ा नहीं, हिला बोला नहीं, तो ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब m1x1 इज इक्वल टू m2x2 होगा, सिर्फ तभी ऐसा होगा। ठीक है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है? तो अगर दो पार्टिकल सिस्टम के सेंटर ऑफ मास को तुमको अनचेंज रखना है तो m1x1 शुड बी इक्वल टू m2x2, इस बात को ध्यान रखना। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ गए? तो ये कुछ फॉर्मूले हैं सेंटर ऑफ मास के जो बहुत हमको हेल्पफुल होंगे इनके क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं टुवर्ड्स सर्कुलर मोशन। तो अब जो चलते हैं सर्कुलर मोशन की तरफ और देखते हैं सर्कुलर मोशन में क्या क्या फॉर्मूले होते हैं जो हमको जानने चाहिए। जैसे क्वेश्चन बनते हैं उनको समझते हैं, उनके पीछे के कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर लेते हैं। क्या होता है इसमें, क्या फॉर्मूले यूज होते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब तुमको पहले ही कह दिया कि हम लोग सिर्फ फॉर्मूले की बात नहीं करें, हम लोग पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे। एक काइंड ऑफ तुम्हारा रैपिड रिवीजन है पूरे फिजिक्स के पूरे सिलेबस का। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि उस पार्टिकल का, सबसे पहली बात तो सर्कुलर मोशन में किसी पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालने के लिए वहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, तो किसी पॉइंट पर अगर तुमको वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालना है तो वहाँ पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। जैसे पॉइंट ए है, तो पॉइंट ए पर हमको वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, तो पॉइंट ए पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो ये हो गया पॉइंट ए पर वेलोसिटी का डायरेक्शन। ठीक है, पॉइंट बी पर डायरेक्शन कैसे निकालोगे वेलोसिटी का, तो पॉइंट बी पर एक टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर दिया, वही काम मैंने पॉइंट सी पर किया। तो सर्कुलर मोशन में किसी पॉइंट पर अगर तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो उसके वेलोसिटी के डायरेक्शन को तुमको बता देगा। एकदम क्लियर कट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम कहें तो हम लोग ये बात करते हैं कि भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड जो होगा वेलोसिटी का पार्टिकल का पूरे सर्कुलर मोशन में सेम होगा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब जब पार्टिकल सेम स्पीड से सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करे। सेम स्पीड बोल रहा हूँ, मतलब मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। डायरेक्शन तो ऑफकोर्स चेंज करेगा, बिना डायरेक्शन चेंज किए वेलोसिटी का मोशन सर्कुलर हो ही नहीं सकता। तो डायरेक्शन चेंज करेगा कि नहीं चेंज करेगा ये बात ही नहीं करनी है ना। इट इज़ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। बिना डायरेक्शन चेंज किए सर्कुलर मोशन कैसे हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। तो डायरेक्शन तो चेंज करना ही करना है, इसकी तो बात ही हटाओ। मैग्नीट्यूड की बात देखी जाती है कि मैग्नीट्यूड के साथ क्या हो रहा है। तो अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, हर पॉइंट पर सेम मैग्नीट्यूड है, इफ इट इज 2 मीटर पर सेकेंड एट बी, 2 मीटर पर सेकेंड एट सी एंड 2 मीटर पर सेकेंड एट ए, और पूरे मोशन में 2 मीटर पर सेकेंड है, डायरेक्शन अलग अलग जगह पे अलग अलग है, तो ऐसे मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें मैग्नीट्यूड वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, डायरेक्शन ऑफ कोर्स चेंज करेगा। ठीक है, तो डायरेक्शन चेंज करने से, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करने से एक एक्सेलरेशन आता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। याद रखना ये वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज होने से आया है, मैग्नीट्यूड में नहीं। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसका फॉर्मूला होता है v²/r या r × ओमेगा स्क्वायर। सेंट्रीपिटल का डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होगा, इस बात को ध्यान रखना। v इज़ लीनियर वेलोसिटी और ओमेगा को बोलते हैं हम लोग एंगुलर वेलोसिटी, और r क्या है, सर्कल का रेडियस। एक्सेलरेशन तो भाई बिना फोर्स के तो कुछ होगा नहीं। वेलोसिटी को अगर तुमको चेंज करना है, डायरेक्शन को हर पॉइंट पे चेंज करना है, तो भाई बिना फोर्स के तो होगा नहीं। न्यूटन ने पहले ही कह दिया कि भाई वेलोसिटी में चेंज चाहते हो तो फोर्स लेकर के आओ। तो भैया सर्कुलर मोशन में जब वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करना है बिना फोर्स के कैसे काम होगा, तो फोर्स भी लगेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स जिसको कहेंगे, डायरेक्शन इसका भी सेंटर की तरफ होगा। फॉर्मूला होगा mv²/r या mr ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स, इसका डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होगा। v और ओमेगा में एक रिलेशन होता है, v = r ओमेगा, r रेडियस, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। जरा v और ओमेगा का डायरेक्शन को समझ लो। v का डायरेक्शन तो क्लियर है, टेंजेंट के लॉन्ग होगा, पहले बता दिया, और सर्कल के प्लेन में होगा। जिस प्लेन में सर्कुलर मोशन हो रहा है
उसी प्लेन में लीनियर वेलोसिटी होती है, जबकि ओमेगा इस सर्कुलर मोशन के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। इस बात को ध्यान रखना। तो v और ओमेगा का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगा। v इन द सर्कुलर प्लेन होता है और ओमेगा प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक है, क्लियर है। चलो, और अगर तुमको इसमें और बात बताऊं तो अगर मोशन एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो ओमेगा टूवर्ड्स द व्यूअर होता है, देखने वाले की तरफ। और अगर मोशन तुम्हारा क्लॉकवाइज हो रहा है, अगर मोशन तुम्हारा क्लॉकवाइज हो रहा है तो ओमेगा क्या होगा? अवे फ्रॉम द व्यूअर, देखने वाले से दूर। लेकिन जब भी होगा इस मोशन के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। याद रखना, ओमेगा और वी आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। v इज इन द प्लेन, ओमेगा इज परपेंडिकुलर टू प्लेन। जैसे v इज इक्वल टू आर ओमेगा तो वैसे a इज इक्वल टू आर अल्फा भी होता है, जहाँ a क्या होता है? लीनियर एक्सलेशन, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, और अल्फा को बोलते हो एंगुलर एक्सलेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी डी ओमेगा बाई डी टी। a इज इक्वल टू आर अल्फा, लाइकवाइज v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ओमेगा और टाइम पीरियड मोशन सबको पता होगा, आई थिंक ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी होता है, टी इज टाइम पीरियड, एन इज फ्रिक्वेंसी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा? सर डायरेक्शन तो चेंज करना ही है, अब मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा है। हर अलग अलग पॉइंट पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है, तो जब डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी चेंज करें तो उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यहाँ पर फिर दो एक्सेशन आएगा, एक वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज हो रहा है उससे, और एक वेलोसिटी के जो मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा है उससे। अगर यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, हर पॉइंट पे डिफरेंट मैग्नीट्यूड, तो एक और एक्सेशन की यहाँ पे एंट्री हो जाएगी। एक तो सेंट्रीपिटल जो था वहाँ पे, वो तो यहाँ पर भी रहेगा, क्लियर है। तो एक जो सेंट्रीपिटल एक्सेशन है वो तो होना ही होना है, दैट इज बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, जो था वैसे ही रहेगा, क्लियर है। दूसरा टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, जो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज होने से आता है, ठीक है। तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में जो चेंज हुआ है वो क्या है तुम्हारा? डी वी बाई डी टी, ठीक है। और याद रखना ये टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन इसलिए है क्योंकि इसका डायरेक्शन ही टेंजेंट की तरफ होता है, ठीक है। तो चूंकि इसका डायरेक्शन टेंजेंट की तरफ है इसलिए वो बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। और इनके बीच का एंगल अगर देखो तो इनके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है, ठीक है। तो अगर नेट एक्सेलेरेशन निकालना हुआ नेट, तो ए नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ए टी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, क्लियर है। और ए टी इज इक्वल टू डी टी ऑफ मॉड वी, जहाँ मॉड वी क्या है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। भाई पहले कह दिया कि टेंजेंशियल वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज होने से आता है, तो डी वी बाई डी टी, दिस इज फॉर्मूला, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट है, सब क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि अगर किसी बकेट में पानी भर के उसको हम सर्कुलर मोशन कराएं वर्टिकल सर्किल के लिए, तो किस वेलोसिटी के लिए पानी नहीं गिरेगा? तो पानी की नहीं गिरने की कंडीशन क्या होती है? वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट एल जी, जहाँ एल क्या होगा? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कह सकते हो या रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ भी कह सकते हो, ठीक है। तो अगर किसी बकेट में पानी भर के वर्टिकल सर्किल में घुमाया जाए तो पानी के न गिरने की कंडीशन क्या होती है? किस वेलोसिटी पर ऐसा होगा? तो इसकी जो वेलोसिटी है वो अंडर रूट एल जी से बड़ी हो या कम से कम बराबर तो हो ही। अगर इससे कम हुआ तो पूरा का पूरा पानी नीचे गिर जाएगा, ठीक है। ये भी कंडीशंस को याद रखते रहना। फिर टर्निंग ऑफ व्हीकल ऑन हॉरिजॉन्टल रोड, अगर कोई व्हीकल है जो हॉरिजॉन्टल रोड पर 90 डिग्री पर टर्न ले रहा है, तो होता क्या है? जब टर्न ले रहा होता है तो टर्निंग के दौरान, यहाँ से तुम ध्यान से देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पाथ को ध्यान से देखो, तो यहाँ से यहाँ तक उसका पाथ कैसा है? एक सर्कुलर आर्क है, ठीक है। तो इस सर्कुलर आर्क में जब वो पार्टिकल या कोई व्हीकल जाएगा तो उसका मोशन कुछ देर के लिए सर्कुलर हो जाता है। तो इस दौरान इसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है ताकि वो टर्न ले सके, वरना फिसल जाएगा वो।
तो इसके टर्न लेने के लिए, सेफ टर्न के लिए, ताकि फिसलने ना पाए, मतलब सेफ टर्न के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? तो इसको जो फोर्स मिलता है व्हीकल्स को, हॉरिजॉन्टल रोड की बात हो रही है, बैंकिंग की बात नहीं हो रही अभी। हॉरिजॉन्टल रोड पर व्हीकल को टर्निंग के लिए फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से मिलता है, स्टैटिक फ्रिक्शन से मिलता है। तो ये जो फोर्स है ये स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू से कम हो या बराबर हो। जो हमें सेंटीपिटल फोर्स चाहिए टर्न करने के लिए वो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी इसके टर्न करने की वेलोसिटी म्यू आर जी, अंडर रूट म्यू आर जी के इक्वल या कम होना चाहिए। मतलब मैक्सिमम अंडर रूट म्यू आर जी के बराबर ही हो, इससे ज़्यादा ना हो। अदरवाइज ये जो व्हीकल है ये बाहर की तरफ ऐसे फिसल जाएगा। इसको बोलते हैं आउटवर्ड स्कीडिंग, बाहर की तरफ फिसल जाएगा। तो आउटवर्ड स्कीडिंग कंडीशन क्या होती है? आउटवर्ड स्कीडिंग तब होगी जब mv² की वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा हो जाए। फ्रिक्शन फोर्स जितना अवेलेबल है उससे ज़्यादा हो जाएगा तो ये जाकर कैसे बढ़ जाएगा। इसको बोलते हैं आउटवर्ड स्कीडिंग। तो सेफ टर्न के लिए दिस शुड बी द कंडीशन और आउटवर्ड स्कीडिंग के लिए दिस शुड बी द कंडीशन। ठीक है, तो अब चलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स की तरफ। तो अब चलते हैं बच्चों बैंकिंग ऑफ रोड्स को थोड़ा समझते हैं। बैंकिंग ऑफ रोड्स क्या होते हैं? तो जहाँ पर पे हॉरिजॉन्टल टर्न, हम लोग की बात अभी कुछ देर पहले कि हॉरिजॉन्टल टर्न जब कोई व्हीकल लेती है तो वहाँ पर पे फ्रिक्शन हमको फोर्स प्रोवाइड करता है। जिन जगहों पर फ्रिक्शन कम होता है और सेंटीपिटल फोर्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर फ्रिक्शन से काम नहीं बनता है, तो वहाँ पर रोड को बैंकिंग कर देते हैं। रोड की बैंकिंग करने से क्या होता है, हमें सेंटर की तरफ एक एडिशनल फोर्स मिल जाता है जो कि फ्रिक्शन से कहीं ज़्यादा होता है, हमारी हेल्प करता है। जैसे ये एक रोड है जो टर्न ले रहा है सर्कुलर, फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं है, लगभग एब्सेंट है और टर्न बहुत ज़्यादा है, फोर्स बहुत ज़्यादा चाहिए। तो करते क्या है, जहाँ पर फ्रिक्शन हमारी हेल्प नहीं कर पाता है, जहाँ करता है वहाँ ठीक है, हॉरिजॉन्टल टर्न पे करता है, जहाँ नहीं कर पाएगा रोड को हल्का सा झुका देंगे एक तरफ हल्का सा नीचे, एक तरफ हल्का सा ऊपर। दैट इज मीनिंग ऑफ बैंकिंग। जिससे क्या होगा, इसके नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट सेंटर की तरफ हमको मिलना शुरू हो जाएगा और जो फोर्स सेंटर की तरफ होगा वही क्या होगा, तुम्हारा सेंटीपिटल फोर्स। और नॉर्मल रिएक्शन का जो दूसरा कंपोनेंट है n cos थीटा, वो वेट को बैलेंस कर लेगा। जहाँ थीटा क्या होगा, एंगल ऑफ बैंकिंग। रोड को जितने एंगल से उठाए हो वही एंगल ऑफ बैंकिंग होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू v²/rg। जहाँ r क्या होगा, इस ऑफकोर्स इस रोड का जो टर्न है उसका रेडियस और v इज स्पीड, g इज ग्रेविटी। अगर रोड की विड्थ, चौड़ाई अगर d मान लिया जाए और रोड को h हाइट ऊपर उठाया गया है बैंकिंग के पर्पस के लिए, तो tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस बोल सकते हो। तो h/d इज इक्वल टू v²/rg। ये फॉर्मूला भी होते, इससे हम लोग रोड की डिस्टेंस, रोड का मतलब विड्थ या फिर कितना हाइट उसको उठाया गया है वो फाइंड कर सकते हैं, v²/rg। ठीक है, तो ये होगा तुम्हारा बैंकिंग ऑफ रोड्स, वहाँ पर जहाँ पर फ्रिक्शन अनअवेलेबल है या बहुत कम है। ठीक है, मोशन इन वर्टिकल सर्किल। अब मान लो एक स्ट्रिंग है, एक डोरी है जिसकी लेंथ L है और उससे एक बॉडी को हम लोग एक एंड पर बांध करके वर्टिकल सर्किल में घुमा रहे हैं। अब इसमें क्या बातें होती है, इसमें सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग वेलोसिटी होती है। वो एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी ताकि सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाए। ठीक है, टेंशन की वैल्यू क्या होगी ताकि सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाए। तो टेंशन और वेलोसिटी, ये दो चीज़ हमको पता होना चाहिए एट डिफरेंट पॉइंट्स। तो L लेंथ की स्ट्रिंग है, एक बॉडी को मैंने बांध दी और वर्टिकल सर्किल पे मान लो हम लोग इसको घुमा रहे हैं। तो अगर वो अपने इनिशियल पॉइंट से मान लो थीटा एंगल पर अभी गया, क्लियर है। तो अगर मैं पूछूं कि इस पॉइंट P पर इसकी मिनिमम वेलोसिटी क्या हो कि वो पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले, व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट P, ताकि वो पूरा सर्किल घूमने के कंडीशन में हो, इतनी उसके पास एनर्जी हो कि पूरा चक्कर में घूम जाए। तो उसका फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू अंडर रूट
3 + 2 cos थीटा √LG। ठीक है, देखना ये मिनिमम वैल्यू है, इससे ज़्यादा होगा कोई दिक्कत नहीं है, घूम जाएगा और बढ़िया से घूमेगा। इससे कम होगा तो फिर भाई दिक्कत है, वो फिर पूरा सर्किल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। या थीटा क्या होगा, उसका इनिशियल पॉइंट से एंगल। और टेंशन की बात करोगे एक समान टेंशन कितना होगा, तो फॉर्मूला होगा 3mg 1 + cos थीटा। क्लियर है? अच्छा, अब इसको डिफरेंट पॉइंट्स पे कैसे निकाल, 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, एक सबसे नीचे वाला, एक बीच वाला, सबसे ऊपर वाला। जैसे पॉइंट ए है तो पॉइंट ए के लिए एंगल कितना पुट करोगे, 0, तो यहाँ 0 पुट किया तो cos 0 कितना हो जाएगा 1, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। तो मतलब ये कहने का हुआ कि भाई यहाँ पर जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो कम से कम √5 LG होनी चाहिए, कम से कम। इससे ज़्यादा होगा कोई दिक्कत नहीं, कम से कम इतना होना चाहिए एकदम लोवेस्ट पॉइंट पे, तब जा कर के वो सर्किल कंप्लीट कर सकता है। अब अगर टेंशन की बात करोगे, टेंशन के लिए एंगल 0 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा दोबारा, cos 0 = 1, 1 + 1 2, 2 3 या 6। तो टेंशन इस पॉइंट पर 6 mg होना चाहिए ताकि वो अपना मोशन कंप्लीट कर सके। ठीक है, मिड पॉइंट की बात करोगे, ये एंगल कितना हो जाएगा 90, cos 90 कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी आनी चाहिए दैट शुड बी √3 LG, √3 LG शुड बी मिनिमम, कम से कम ये होना चाहिए मिड पॉइंट बी पे। अगर इससे ज़्यादा होगा तो और अच्छी बात है, बात को समझो। कम होगा तो फिर ये मोशन कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो दिस शुड बी द वेलोसिटी एट पॉइंट बी। टेंशन की बात करोगे, cos 90 इज 0, तो टेंशन यहाँ पे कितना होना चाहिए 3 mg। अगर बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पे चला जाता है, जैसे कि हम लोग अभी कुछ देर पहले वो बकेट वाला केस देखे थे, ठीक है, पानी न गिरने वाली कंडीशन। अब ये कंप्लीट सर्किल कब करेगा, सी पर क्या वेलोसिटी हो, तो यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना हो गया 180, cos 180 इज -1, 3 - 2 1, तो कितना हो जाएगा वेलोसिटी, दैट शुड बी √LG, √LG। कम से कम ये वैल्यू इतनी तो होनी ही चाहिए, इससे ज़्यादा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हाँ स्ट्रिंग टूटने ना पाए बस, है ना। इससे कम होगा तो फिर ये कंप्लीट सर्किल मोशन नहीं कर पाएगा, कहीं ना कहीं बीच में ये कंफर्म रुक जाएगा। ठीक है, और टेंशन की बात करोगे तो cos 180 -1, 1 - 1 0, तो टेंशन जो इस पॉइंट पे होगा जो वो कितना होगा 0। टेंशन इस पॉइंट पे तुमको 0 मिलेगा, कोई टेंशन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वेलोसिटी √5 LG, यहाँ पर बीच में √3 LG, हाईएस्ट पॉइंट पे √LG, ताकि अपनी मोशन को वो कंप्लीट कर सके। ठीक है, मैं फिर कह दे रहा हूँ ये मिनिमम वैल्यूज़ होती हैं, इससे ज़्यादा करोगे तो भी ठीक है, बस स्ट्रिंग टूटने रह पाए। तो ये होता है तुम्हारा वर्टिकल सर्किल कम। और अगर कोई और पॉइंट दिया अदर देन दिस 3 ABC के अलावा कोई पॉइंट भी दिया है P बीच में, तो वहाँ पे एंगल वगैरह पुट करके हम लोग वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, वहाँ पर एग्जैक्ट वेलोसिटी क्या होगी ताकि वो सर्कुलर मोशन पूरा कर ले। ठीक है, समझ गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं टूवर्ड्स वर्क एनर्जी इन पावर। तो अब चलते हैं बच्चों, देखते हैं कि वर्क एनर्जी इन पावर में हमें क्या क्या फॉर्मूले पढ़ने चाहिए, इंपॉर्टेंट क्या क्या है। तो सबसे पहले वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ध्यान समझो अप्लाई कैसे करना होगा। तो कह रहे हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ पे 2 कंडीशन होती हैं, 2 फॉर्मूले होते हैं। पहला जब फोर्स कांस्टेंट हो, दूसरा जब फोर्स वेरिएबल हो। दोनों के करके समझते हैं। मान लिया कोई बॉडी है, इनिशियली वो x1 पोजीशन पर रखा गया है, ओरिजिन कहीं होगा वहाँ के एस्पेक्ट में x1 इज द पोजीशन। इस पे F फोर्स मैंने अप्लाई किया, ठीक है, थीटा एंगल पर अप्लाई किया मैंने, और उसको x1 पोजीशन से मूव करा के हम x2 पोजीशन तक लेकर के आते हैं। तो इस दौरान उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा x = x2 - x1, ये होगा डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो एंगल बनता हुआ देख रहा हो वो कितना है, थीटा। अब मान लो मैं ये कहूँ कि जो फोर्स है ये पूरे डिस्प्लेसमेंट के दौरान कांस्टेंट है, डायरेक्शन वाइज भी मैग्नीट्यूड वाइज भी फोर्स इज कांस्टेंट। तो अगर फोर्स कांस्टेंट हो तो वर्क का सिंपल सा फॉर्मूला है F.x, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का सीधा डॉट प्रोडक्ट, दैट इज Fx cos थीटा, जहाँ थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन
फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मगर तभी अप्लाई करेंगे जब फोर्स कांस्टेंट है तब। इससे बहुत खास क्वेश्चन नहीं आते, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, सबको पता है। इन केस अगर फोर्स वेरिएबल है, बदल रहा है, यहाँ से यहाँ तक आने में हर जगह उसकी वैल्यू चेंज कर रही है, वेरिएबल फोर्स है, कैसे पता चलेगा सर वेरिएबल फोर्स है? दो चीज़ का ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस में जो फोर्स दिया जाएगा या तो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन होगा या वो टाइम का फंक्शन होगा। दो चीज़ का ध्यान रखना, या तो फोर्स की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में दी जाएगी, एक्स के फॉर्म में कि फोर्स चेंज कर रहा है एक्स के साथ साथ, या फोर्स की वैल्यू टाइम के फंक्शन में देगा कि अलग अलग टाइम पर फोर्स की वैल्यू ऐसे चेंज कर रही है। तो कभी भी फोर्स की वैल्यू एक्स के फॉर्म में दे या टाइम के फॉर्म में दे, समझ जाना कि फोर्स इज वेरिएबल। ठीक है, ये इसकी पहचान बता ताकि समझ जाओ कि किस क्वेश्चन में कांस्टेंट है, किस क्वेश्चन में वेरिएबल फोर्स है। तो अगर वेरिएबल फोर्स है तो क्या करेंगे सर? तो कुछ करना नहीं है, उसका छोटे से पार्ट पे वर्क डन निकालना है। उसके छोटे से पार्ट dx में वर्क डन हमको फाइंड कर देना है। dx छोटा डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन फाइंड किया f dx, और फिर इसको इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक इंटीग्रेट कर देना है। f dx इंटीग्रेशन x1 टू x2, ये वेरिएबल फोर्स के वर्क डन का फॉर्मूला होगा। f dx फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, अगर फोर्स वेरिएबल है तो। आगे चलते हैं, पढ़ते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत क्वेश्चन इससे डायरेक्ट बनते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि किसी बॉडी पर जो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन होता है, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जितना किसी बॉडी पर हम वर्क करेंगे उतना ही उसके काइनेटिक एनर्जी में बदलाव आएगा, हमारा वर्क डन ही उसमें बदलाव लाता है। तो वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के, दैट इज के फाइनल माइनस के इनिशियल। इस फॉर्मूले से बहुत क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, इस फॉर्मूले को ध्यान रखना। वर्क एज इन पावर में बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एक बात तुमको मैं यहाँ बता दूँ, कभी भी अगर वर्क डन निकालने को आता है एग्ज़ाम में तो बस इन्हीं दोनों का ध्यान रखना, या तो फॉर्मूला अप्लाई करना एफ डी एक्स वाला इन जनरल, या तो फिर वर्क एनर्जी थ्योरम। 99% चांस है कि तुम्हारा वो क्वेश्चन इन्हीं दोनों से सॉल्व होगा, या तो वर्क डन का फॉर्मूला या फिर थ्योरम। अगर वर्क डन पूछा जाता है तो किसी गिवन क्वेश्चन में, तो इन दोनों की तरफ एक बार जरूर देखना, इनसे ही चांस है क्वेश्चन के सॉल्व होने का। क्लियर है? आगे चलते हैं। स्प्रिंग वर्क एनर्जी इन पावर चैप्टर का बहुत ही अहम हिस्सा है, बहुत अहम इसका रोल है इस पूरे चैप्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तो समझ लेते हैं। स्प्रिंग फोर्स एंड स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। ये एक स्प्रिंग है, अपने नेचुरल लेंथ में है। जब स्प्रिंग में कोई कंप्रेशन नहीं है, कोई इलोंगेशन नहीं है, तो हम कहते हैं स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है। अब इससे क्या किया, हमने हल्का सा नीचे खींचा और इलोंगेट किया, एक्स डिस्प्लेसमेंट मैंने खींच दिया, या उसको कंप्रेस कर दिया एक्स डिस्प्लेसमेंट। जो भी इसमें लंबाई में बदलाव करेंगे वो उसकी नेचुरल लेंथ से ही नापा जाएगा। यहाँ से कितना इंक्रीज़ किया, यहाँ से कितना डिक्रीज़ किया। तो जब भी हम स्प्रिंग को इलोंगेट या कंप्रेस करते हैं, स्प्रिंग इस इलोंगेशन का, कंप्रेशन का अपोज करता है। स्प्रिंग को नीचे खींचोगे वो तुम पर ऊपर फोर्स लगाएगा, स्प्रिंग को ऊपर दबाओगे वो तुमको नीचे खींचेगा। इलास्टिक बॉडी है, अपने अंदर के लेंथ के चेंज का हमेशा अपोज करेगा, और अपोज करने के लिए एक फोर्स अप्लाई करेगा। उस फोर्स को हम कहते हैं स्प्रिंग फोर्स, जिसका फॉर्मूला होता है F = -kx, जहाँ के उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है, जो गिवन स्प्रिंग के लिए कांस्टेंट होता है। माइनस इसलिए लगाया गया क्योंकि F और X का डायरेक्शन अपोजिट होता है। अगर डिस्प्लेसमेंट नीचे दिए हो तो स्प्रिंग फोर्स बेटा हमेशा ऊपर लगेगा, अगर डिस्प्लेसमेंट तुम ऊपर दिए हो तो स्प्रिंग फोर्स हमेशा नीचे लगेगा। दैट्स व्हाई वी राइट इज राइट हियर माइनस। ठीक है, अच्छा के की बात किया जाए तो के स्प्रिंग के जनरली मेटल पे डिपेंड करता है, जिस चीज़ से स्प्रिंग बनी है, स्टील की है, कॉपर की है, एल्युमिनियम की है, किस चीज़ की बनी है।
क्योंकि हर मेटल की अपनी अलग अलग इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है जो के की वैल्यू को डिफाइन करेगा। तो के डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ मेटल विद विच स्प्रिंग इज फॉर्म्ड। इसके अलावा टर्न्स पर भी डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे, टर्न्स के बीच के सेपरेशन पर डिपेंड करता है, बस कांस्टेंट होता है। बस इतना था आपको, किसी भी गिवन स्प्रिंग के लिए के विल बी कांस्टेंट। बहुत ज़्यादा ये नहीं पूछा जाएगा किस पे डिपेंड करता है, क्या इसका कहानी, कुछ बस के इज कांस्टेंट। जब स्प्रिंग को हम खींचेंगे, कंप्रेस करेंगे या इलोंगेट करें, कंप्रेस करें, हमें वर्क डन करना होगा। हमारे अंदर की एनर्जी खर्च होगी। स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे, इलोंगेट करोगे, अपने आप तो होगा नहीं, तुमको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी स्प्रिंग की लंबाई में चेंज लाने के लिए। तो जब तुम स्प्रिंग की लंबाई को में चेंज लाने के लिए वर्क डन करोगे, उसको खींचोगे, कंप्रेस करोगे, तुम्हारा वर्क डन एनर्जी के फॉर्म में जाके स्प्रिंग में स्टोर हो जाएगा, जिसको कहेंगे स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। इसका फॉर्मूला होता है हाफ की एक्स स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हाफ की एक्स स्क्वायर स्प्रिंग की एनर्जी, एफ इज इक्वल टू केस स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, क्लियर है। चलो अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और है, कटिंग ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग को कट करने पर उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे बदलेगा, कैसे पता करेंगे। देखो, अगर किसी स्प्रिंग को मैं कहूँ कि मैंने 1 2 3 करते करते मैंने n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इक्वल पार्ट्स पे फोकस करना, लेंथ वाइज इक्वल पार्ट्स 1:1:1 का मतलब लेंथ वाइज इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो किसी एक पार्ट का अगर मुझको स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना हुआ तो याद रखना उस एक पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट n इंटू के इक्वल होगा, जहाँ n क्या है, जितने पार्ट्स में डिवाइड की हो। तो अगर किसी स्प्रिंग को हम n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, इक्वल पार्ट्स पे ध्यान रखना, तो एक पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट n गुना हो जाएगा पहले का। मतलब अगर किसी स्प्रिंग को मैं 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूं तो हर पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट 3k हो जाएगा। अगर मैं एक स्प्रिंग को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूं तो हर पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट 10 गुना हो जाएगा। क्लियर है। तो ये एक फॉर्मूला है कि स्प्रिंग को अगर कट किया जाए तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे निकालेंगे। आगे चले फिर, ये तो इक्वल पार्ट की बात हो गई कि स्प्रिंग को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। हमेशा ऐसा नहीं होता कि स्प्रिंग को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। मान लो कि स्प्रिंग को अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे मान लो कि एक स्प्रिंग है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मान लो के है और इसको डिवाइड किया मैंने 1:2 के रेशो में, लेंथ वाइज इसको मैंने 1:2 के रेशो में डिवाइड कर दिया। क्लियर है। तो इन दोनों पार्ट्स का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा सर। देखो कैसे निकालते हैं, इन पार्ट्स को टोटल स्प्रिंग से कंपेयर किया जाएगा। लेंथ कंपेयर करना है। जैसे ये 1 है, ये 2 है, तो पूरा लेंथ कितना हो गया 3। पूरे स्प्रिंग की लेंथ कितनी होगी 3। ठीक है। ये हिस्सा छोटा वाला पूरे स्प्रिंग का, पूरे की बात कर रहा हूँ, इनका आपस में कंपेयर नहीं करना है, पूरे स्प्रिंग के साथ करना है। तो एक हिस्सा छोटा वाला पूरे स्प्रिंग का लंबाई के हिसाब से 1/3 है, तो लंबाई के हिसाब से 1/3 है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट 3 गुना हो जाएगा। लंबाई का ठीक उल्टा कर देना है। ये वाला हिस्सा पूरे स्प्रिंग का 2/3 है, तो लंबाई अगर 2/3 है तो उसका उल्टा करोगे तो कितना हो जाएगा 3k/2 स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट। एक और देख लो, एक एग्जांपल और देख लोगे तो शायद तुमको और बात क्लियर हो जाएगी। अगर मान लो मैं कहूँ इस स्प्रिंग को मैंने 2:3 के रेशो में डिवाइड कर दिया, लेंथ वाइज 2:3 में डिवाइड कर दिया, तो पूरे स्प्रिंग की लेंथ कितनी हो गई 5। 2 + 3 5। ये लेंथ छोटा वाला पूरे लेंथ का 2/5 है, तो लेंथ अगर 2/5 है तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा 5/2 के लेंथ का ठीक अपोजिट। सिमिलरली ये लेंथ अगर नीचे वाला पूरे लेंथ का 3/5 है, 3/5, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा 5/3 के। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग स्प्रिंग को अगर
कट करेंगे तो कट करने के बाद उसके डिफरेंट पार्ट्स का स्प्रिंग कांस्टेंट्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं, किस पार्ट का कितना होगा। ठीक है, तो ये हो गया स्प्रिंग के बारे में। तो अब आगे चलते हैं टुवर्ड्स, हम लोग देखते हैं पावर का क्या फॉर्मूला होता है। तो अब चलते हैं कि पावर डिलीवर्ड का फॉर्मूला क्या होता है। तो मान लो एक बॉडी है जिस पे मैंने T1 टाइम पर वर्क डन करना शुरू किया और T2 टाइम तक मैंने उस पर कुछ वर्क डन किया। वर्क डन का जो रेट है वो शायद कांस्टेंट हो शायद ना हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट T1 टाइम से लेकर के T2 टाइम तक मैंने वर्क उस पर किया, कभी ज़्यादा कभी कम, मैंने टोटल वर्क डेल्टा W वर्क डन किया T1 से T2 समय तक। तो पावर का मतलब होता है कि पर यूनिट टाइम में कितना वर्क डन किया गया। तो एवरेज पावर जब भी पूछा जाएगा तो हम बस एक काम करना है कि गिवन टाइम इंटरवल में कितना वर्क डन हुआ डिवाइडेड बाय दैट टाइम इंटरवल। तो एवरेज पावर इज टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम। जितना तुमने पूरा वर्क किया है उस वर्क को करने में जितना वक्त लिया है वही तुम्हारा होता है पावर, दैट इज़ एवरेज पावर। उसका कहा जाएगा पूरे प्रोसेस में जो वर्क डन होगा वो उसका डिवाइडेड बाई पूरे प्रोसेस का टाइम जो है वो कहलाएगा उसका एवरेज पावर। ठीक है, क्लियर है। तो एवरेज पावर इज टोटल वर्क डन बाई टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस पावर की बात करोगे तो इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर कितना वर्क डन किया जा रहा है पर यूनिट टाइम। तो जब हम पावर किसी पर्टिकुलर टाइम पर निकालते हैं तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। पूरे टाइम इंटरवल से मतलब नहीं है, एक सर्टेन टाइम पर बताओ पावर क्या है। तो उसका फॉर्मूला होता है F.V। F इज फोर्स, V इज वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत क्वेश्चन आता है। जहाँ F और V उसी पॉइंट का F और V होना चाहिए जहाँ पे तुमसे पूछा गया है इंस्टेंटेनियस पावर। जैसे बोला कि व्हाट इज इंस्टेंटेनियस पावर एट 10th सेकेंड, तो 10 सेकेंड का फोर्स 10 सेकेंड का वेलोसिटी, डॉट प्रोडक्ट है, इस बात को ध्यान रखना। या dW/dt भी कह सकते हो इंस्टेंटेनियस पावर। इस फॉर्मूले से ये वर्क डन निकालने वाला क्वेश्चन बहुत आता है। अगर तुमको इंस्टेंटेनियस पावर दिया है P टाइम के फॉर्म में, अब पूछा है T1 से T2 तक वर्क डन कितना होगा, तो उसको इंटीग्रेट कर दो, आराम से वर्क डन निकल जाएगा। इस फॉर्मूले से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर इंस्टेंटेनियस पावर दिया हुआ है टाइम के फॉर्म में तो इंटीग्रेट करके उसको हम लोग वर्क डन निकाल सकते हैं, जहाँ से जहाँ तक हमसे वर्क डन पूछा जाए। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क डन का सर्कुलर मोशन में क्या कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा समझ लो। पावर डिलीवर्ड इन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में अगर बात किया जाए इन जनरल तो दो फोर्स होते हैं, एक टेंजेंशियल और एक सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल का जो पावर डिलीवर्ड होता है वो हमेशा ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो वेलोसिटी के साथ एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा और F.V क्या हो जाएगा फिर ज़ीरो। तो याद रखना सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क डन पावर डिलीवर्ड हमेशा ज़ीरो होगा। अगर वर्क डन पूछा है तो टेंजेंशियल फोर्स का निकाला जाएगा Ft.V, और अगर ये नहीं है तो टोटल पावर भी ज़ीरो हो जाएगा फिर। तो सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क डन, सेंट्रीपिटल फोर्स का पावर दोनों ज़ीरो होगा। टेंजेंशियल फोर्स अगर है कभी कभी नहीं भी होता है, लाइक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर ये नहीं है तो बात ही खत्म। अगर है तो हमको वहाँ पर पे F.V करके निकालना होगा। तो पावर जो निकालोगे वो टेंजेंशियल फोर्स का निकालोगे, सेंटीमीटर का नहीं। इस बात को ध्यान रखना, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्वेश्चन छोटा होता है मगर लोग भूल जाते हैं। लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन P इज इक्वल टू √2mk। दो अलग अलग कंडीशन के लिए P1/P2 √K1/K2। ये फॉर्मूले से क्वेश्चन बहुत पूछा जाएगा। कैसे पूछा जाएगा बता देता हूँ मैं। जैसे ऐसे पूछा जाएगा कि मोमेंटम में अगर 50% का हम इंक्रीमेंट कर दें तो काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंट चेंज होगा। काइनेटिक एनर्जी को अगर 25% चेंज कर दें तो मोमेंटम में कितना परसेंट चेंज होगा। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के अगर क्वेश्चन आते हैं कि इसको इतना चेंज किया तो उस पर कितना चेंज होगा परसेंट वाइज,
काइनेटिक एनर्जी में 50% का चेंज किया, मोमेंटम में कितना परसेंट का चेंज होगा, या मोमेंटम में इतने परसेंट का चेंज हुआ तो काइनेटिक एनर्जी में कितने परसेंट का चेंज होगा। ये जब भी क्वेश्चन आएगा इसी फॉर्मूले का यूज़ करना, या फिर अगर रेशियो निकालना हुआ तो भी इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के रिलेशन के बीच। अगर कभी भी मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में कोई क्वेश्चन आता है तो 99% चांस समझ लेना कि इसी फॉर्मूले से क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व होगा। अगर कभी भी मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन पे कोई क्वेश्चन तुमको दिखा तो समझ जाना कि इसी फॉर्मूले को हमको यूज़ करना है। मोस्टली आ जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आगे चलते हैं टुवर्ड्स हम लोग कोलिजन, ठीक है। चलो।